बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। जिसने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे, राइट। सर, अब किसी को मत भेजना अंदर, है ना? ठीक है। हाँ, तो अब हम इंटरेक्शन करने वाले हैं। इंटरेक्शन करने से पहले बच्चों, टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हम आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि हम कहाँ से हैं, हमारा नाम क्या है, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप हमारा नाम देख पा रहे हो यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरा नाम है कपिल शर्मा। क्या नाम है? कपिल शर्मा। ठीक है। नाम अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं है? बढ़िया है। थैंक यू। नाम अच्छा है, वैसे ही काम भी आपको क्या पता पसंद आएगा, राइट। देखते हैं कितना आप पसंद करते हो। लेकिन उससे पहले बच्चों, एक चीज़ आप अपने दिमाग में बसा लो। आपको अगर नीट 2025 के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, आपने अपना माइंडसेट बना ही लिया है, आपने अपनी फीस दे ही दी है, आप यहाँ पे आ ही गए हो, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको नीट 2025 करने में, निकालने में वो मदद करेगी। वो क्या है देखो, क्योंकि पढ़ना तो हमें डेली ही है, और वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है देखो। पहला है बच्चों, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मतलब बच्चों, आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई कुछ भी बोले कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तेरी परसेंटेज तो बहुत कम है 12th में, तेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, बिल्कुल भी उसको आपके माइंड में मत लेके आना। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि भाई मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ, मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है। क्या फर्क पड़ता है मेरी परसेंटेज 70 थी या 72 थी या 75 थी, मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगी, मैं दिखा दूंगी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई कुछ भी कहे, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? क्या रहना है बताओ? पॉजिटिव रहना है। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को लेके, अपने टारगेट को लेके हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। दूसरा बच्चों, कंसिस्टेंसी। और बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं। यहीं पे मात खाने का मतलब बच्चे यहीं पे पीछे रह जाते हैं कि वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं बनाने का मतलब क्या मैं बताऊँ? कि वो डेली नहीं पढ़ पाते हैं। एक दिन उन्होंने पढ़ा 10 घंटे, ठीक है। दूसरे दिन वो पढ़ रहे हैं मात्र 2 घंटे। तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे, मूवी देखने निकल गए दोस्तों के साथ में, है ना। फिर चौथे दिन उन्होंने 10 घंटे पढ़ लिए। पांचवें दिन दोबारा से 2 घंटे पढ़ लिए। फिर छठे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर सातवें दिन कुछ नहीं पढ़ा, संडे है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। लिख के ले लो इस चीज़ को, एक खाली पन्ने पे लिख के दे दूंगा मैं, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप 5 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 6 घंटे पढ़ो, कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, प्रेशर देना ही नहीं है माइंड के ऊपर। 5 से 6 घंटे डेली पढ़ो, सब सब्जेक्ट को टाइम दो, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह निकालो, हो जाएगा, राइट। तीसरा बच्चों, इफेक्टिव लर्निंग आपको करनी है। इफेक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। कई बच्चे क्या होते हैं, उनके पास में कई ऑप्शन होते हैं। जैसे उनके पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो क्या करते हैं, अदर टीचर्स के वीडियो देखने स्टार्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे चले गए। यूट्यूब पे पता है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब, आप समझने की कोशिश करना। यूट्यूब पे दुनिया भर की टीचर हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे टीचर जो है ना, वो प्रमोशन के चक्कर में लगे पड़े हैं। अपनी कोचिंग का प्रमोशन करने के चक्कर में थोड़ा बहुत कंटेंट तो देंगे अच्छा, उसके बाद में आपको कचरा देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप उस कचरे में ट्रैप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने टीचर जो आपके सामने खड़ा है उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। आप देखते हो अरे ये क्या पढ़ाएगा, अपन तो उससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल हटा देना है, निकाल देना है कि हमें इफेक्टिव लर्निंग करनी है। जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमें उसी के पास पढ़ना है, उसी का कंटेंट हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इफेक्टिव लर्निंग आपको करनी है, राइट। समझ में आ रहा है? फालतू का आपको इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर का कंटेंट नहीं पढ़ना। आप एनसीईआरटी पढ़ो, और हमें आप जो हम आपको दे रहे हैं, हम टीचर जो आपको दे रहे हैं यहाँ पे, उन टीचर का कंटेंट पढ़ो, राइट। चौथा बच्चों, डायरेक्शनल एफर्ट आपको लगाना है। डायरेक्शनल एफर्ट का मतलब क्या होता है कि आप ना कभी कभार क्या करते हो, पढ़ते तो खूब हो, हम्म, लेकिन मैं पता लगा कि आप ना केवल जूलॉजी जूलॉजी को पढ़ रहे हो, आप ना केवल बोटनी को पढ़ रहे हो। दिन में आपने 5 घंटे पढ़े, 3 घंटे जूलॉजी को दे दिए। तो उससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आप डायरेक्शन लेस एफर्ट लगा रहे हो। अपना एक डायरेक्शन में एफर्ट लगाओ कि मुझे जूलॉजी को 50 मिनट दे दी है, फिर मुझे जूलॉजी के 10 मिनट क्वेश्चन करने हैं, फिर मुझे बॉटनी उठाना है, बॉटनी को इतना टाइम देना है, उसके इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं, फिर मुझे फिजिक्स को टाइम देना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि मेरी वीक है। ऐसे आप एक टाइम टेबल बनाओ, हर सप्ताह आप ऐसा प्रोसेस करो। आप देखो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगी, डायरेक्शनल होगी, ठीक है। तो आपको बच्चों ये चीज़ भी करना है। समझ में आ गया? ये नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो आपको डायरेक्शनल एफर्ट लगाने हैं। और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आपके लिए, तो हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है बच्चों, आपको हम डेली लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? डेली हम लेक्चर। हाँ,
कभी मेरा जूलॉजी का होगा, कभी बॉटनी का होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स आपका रेगुलर चलेगा, ठीक है, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी क्या चलती है, पैरेलल चलती है, एक दिन जूलॉजी एक दिन बॉटनी, ठीक है। तो ये आपके साथ होगा, डेली लेक्चर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको डेली नोट्स बनाने हैं बेटा, क्या बनाने हैं आपको, नोट्स डेली बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे, ऑनलाइन वालों आप भी ध्यान से सुन लो, अगर आप डेली नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्या नहीं ले पाओगे, क्यों, क्योंकि आपने जो टीचर ने पढ़ाया वो समझ में सारा है आपको, लेकिन आपके पास नोट्स नहीं है, आप पढ़ोगे कैसे, उसका रिवाइज कैसे करोगे, रिविजन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, सही है ना। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है बच्चों, पीवाईक्यू और डीपीपी आपको सोल्व करनी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो वहां से क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एनटी ऐसा तो है नहीं कि पिछले सालों के क्वेश्चन बना के डाल देगा, लेकिन आप पीवाईक्यू जब करते हो बेटा तो उससे क्या होता है, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन हमारा एनटीए जो है वो बना रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू और डीपीपी डेली जो प्रैक्टिस आपको पेपर मिलता है उसको सोल्व करना है। जैसे आज हमने जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका आप जाके घर पे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। हाँ, भले ही आज हम कम कंटेंट पढ़ेंगे, इतना कंटेंट नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको कहूँगा 4-5 दिन वेट करो, फिर जिस दिन मैं कहूँ कि आज से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो तो क्वेश्चन करो, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, आपको पता लगेगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें से मेरे क्वेश्चन हो भी रहे कि नहीं हो रहे। भाई टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन मेरे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो मैंने आपको जो कंटेंट दिया उसमें से आपके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई मतलब है उस कंटेंट का, नहीं है ना, आपके तो क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको करना है। और आपको सबसे लास्ट है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी को मैं मानता हूँ, टेस्ट आपको जरूर देना है, भले ही आपके नंबर कुछ भी आए, आपके नंबर 200 आए, 400 आए, 500 आए, 600 आए, टेस्ट आपको देना ही देना है। कभी कभार क्या होता है, बच्चों के नंबर कम आते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि घर वालों के पास भी हो जाता है, टेस्ट रैंकिंग जो भी तुम्हारा नंबर आता है घर वालों के पास जाता है, तो आपको लगता है कि घर वाले मुझे डांटेंगे कि यार क्या कर दिया, नंबर कम क्यों आए, पढ़ते नहीं है वो, ये फलाना टीका, ज़्यादा आ जाता है तो भी बच्चा कभी कभार टेस्ट देना बंद कर देता है। अरे भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो मैं सेलेक्ट हो गया, अब तो क्या दिक्कत है, अब तो डायरेक्ट एनटी वाला एग्जाम दूंगा, तो वो भी नहीं करना है। कभी कभार आपको चेक करते रहना है अपने आप को, टेस्ट दोगे तो ही अपने आप को चेक कर पाओगे कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, राइट। तो ये प्रोसेस आपको करना है, तो आपको टेस्ट भी देना है। बस इसी के साथ बच्चों हमें आपको इतना ही बताना था। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है बताओ, टॉपिक का नाम है टिश्यू, ठीक है। बच्चों टिश्यू क्या होता है, इस लाइन को बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उस चीज़ के ऊपर आपको गौर करना है। ये देखो बच्चों, टिश्यू क्या होता है, यहाँ देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें सारी की सारी। तो यहाँ देखो टिश्यू क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, टिश्यू पता है क्या होता है, हम यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं, देखो यहाँ देखो टिश्यू क्या होता है। ए यार चलो छोड़ो, यहाँ देखो टिश्यू क्या होता है, यहाँ देखो खुद ही बना लेंगे हम। देखो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। जैसे मैंने ये एक सेल बनाई, वैसे ही यहाँ पर मैं एक और सेल बनाने चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और सेल मैंने यहाँ पर बना दी देखो आपके लिए, और मैंने यहाँ पर एक और सेल आपके लिए बना दी है। तो बच्चों टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। कैसी सेल, दिमाग में क्वेश्चन आ गया ना आपका, सर कैसी सेल। तो बच्चों ध्यान से सुनना, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ये देखो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या है बताओ, ये टिश्यू है, ये क्या है बताओ, ये टिश्यू है। लेकिन सर टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल आप ये बात बोल के जा रहे हो, तो ये सर कैसी सेल है, ये सेल्स कैसी है, ये सेल्स है कैसी सर। तो मैं कहूँगा सर ऐसी सेल जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो, और जिनका जो फंक्शन है वह, और एक होता है बच्चों ओरिजिन। सुना है ना आपने नाम, ओरिजिन नाम सुना है ना। तो बच्चों ध्यान सुनना, तो कैसी सेल, सर ऐसी सेल, ध्यान से सुनना, जिनकी स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन क्या हो बताओ, ओरिजिन क्या हो बताओ, सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। बिल्कुल इजी वे में समझ में आ रहा है ना। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ सेल्स, कैसी सेल जिनकी स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन क्या हो, सिमिलर हो, उसे हम कहते हैं सर क्या, उसे हम कहते हैं सर टिश्यू। पहली बात आपके दिमाग पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब बच्चों आपने मुझे एक चीज बताओ, इन टिश्यू के बीच में आपको एक चीज दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे देखो, इन सेल्स, सॉरी इन सेल्स के बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे देखो, ये बताओ क्या है, सर सेल्स के बीच का स्पेस है, ठीक है ना। अरे दो सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो सर सेल्स के बीच का स्पेस स्पेस है, इसलिए इसको बोलते क्या, इंटर सेलुलर, क्या बोलते बच्चों, इंटर सेलुलर स्पेस। मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक, ठीक है।
अच्छा सर, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, इसके अंदर सर कुछ भरा हुआ होता है। इस प्रकार देखो, इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें? इसमें सर फ्लूइड होता है। क्या होता है इसमें? फ्लूइड होता है। दिखाई दे रहा है ना आपको फ्लूइड? मैंने बनाया ना, देखो आपके सामने फ्लूइड। तो सर ये इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं बताओ? इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो बच्चों ये अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मुझे बच्चे बता सकते हैं कि सर ये है क्या? इंटर सेलुलर, इंटरसेलुलर फ्लूइड है सर ये। क्या ये इंटरसेलुलर फ्लूइड है? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब बच्चों कभी कभार आपसे एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? आपसे एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि टिश्यू क्या होता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ऐसी सेल जिनके स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन क्या हो? सिमिलर हो, उसको हम टिश्यू कहते हैं। साथ ही डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, साथ ही दो सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए बताओ? क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ओके। अब बच्चों एग्जाम में क्या पूछता है? ये इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है ना, इसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं? कौन कौन से आयन्स इसमें देखने को मिलते हैं? तो बच्चों इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है ना, ये जस्ट लाइक सी वाटर होता है। समुद्री पानी देखा है आपने? समुद्री पानी, अगर आप कभी बीच पे गए हो गोवा में घूमने के लिए, तो वहां पर समुद्री पानी जो होता है ना, उसको अपन पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों उस समुद्री पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। NaCl होता है उसमें। क्या होता है? NaCl होता है कि नहीं होता? तो उसको आप पी सकते हो क्या? नहीं। लेकिन आप एक तालाब के पानी को इजीली पी लेते हो। आप कभी बार रील्स देखते हो ना, कई बार वो लड़कियां, जो लड़के होते हैं, वो तालाब के पास बैठ के ऐसे पानी पीते हैं। हाँ, उसमें से ऐसे लेके पानी पी लेते हैं। तो वो तालाब का पानी होता है। आप उनको बोलो कि भाई एक बार समुद्र का पानी पीना, तो अगर वो पी लेगा गलती से, तो क्या होगा? उसका गला पूरा, थ्रोट में उसके इन्फेक्शन हो जाएगा। गले के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों हम समुद्री पानी को नहीं पी सकते ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो ये जस्ट लाइक कैसा होता है? कैसा होता है? जस्ट लाइक ये जस्ट लाइक NaCl होता है। कैसा होता है? जस्ट लाइक समुद्री वाटर, सॉरी, जस्ट लाइक सी वाटर होता है। कैसा होता है ये जो होता है ना, ये पानी जो होता है, ये लिक्विड जो होता है, जस्ट लाइक कैसा होता है? सी वाटर। अब सी वाटर के जैसा है, तो क्या इसमें NaCl मिलेगा क्या? आप बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो NaCl को ब्रेक करेंगे तो किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। तो सर इसमें एक तो ये दोनों आयन मिलेंगे देखने के लिए। पहली बात तो क्लियर हो गई। साथ ही बच्चों इसमें ना बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन भी मिलता है। कौन सा आयन मिलता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब आप बोलोगे सर क्यों, ये क्यों मिलता है? तो आप मुझे बताओ, जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री पानी के अंदर जो मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका जो बाह्य कंकाल, एक्सटर्नल जो स्केलेटल होता है, वो किसका बना होता है? भाई आप देखते हो समुद्री जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो एक्सटर्नल स्केलेटल होता है ना, स्केलेटल, जैसे हमारे अंदर नाखून वगैरह है, ये एक्सटर्नल स्केलेटल तो है। तो उनके अंदर जो एक्सटर्नल स्केलेटल होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। जितने भी समुद्री ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जीव होते हैं, उनके अंदर जो एक्जो स्केलेटल जो होता है, बाहर वाला जो स्केलेटल जो होता है, वो किसका बना होता है बताओ? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो सीधी सी बात है, हम एक बात कह सकते हैं कि सी वाटर के अंदर क्या ये मिलेगा? क्या मिलेगा ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ जस्ट लाइक सी वाटर है इंटरसेलुलर फ्लूइड, तो यहाँ पर भी मिलेगा। सीधी सी बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना। देखो, इंटरसेलुलर फ्लूइड इज जस्ट लाइक सी वाटर। तो समुद्री पानी में ये आयन मिलते हैं, तो यहाँ भी ये आयन मिलेंगे। समुद्री पानी में ये मिलता है, तो यहाँ भी ये मिलेगा। तो बताओ, अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट को ब्रेक करता हूं तो किसमें टूटेगा ये? Ca+2 और HCO3 माइनस। तो मेरे बच्चों को एक चीज दिमाग में क्लियर हो चुकी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन कि इंटरसेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से आयन मिलते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? बताओ कौन कौन से आयन मिलते हैं? NaCl, Na+, सॉरी, Cl माइनस, Ca+2 और HCO3 माइनस है। गुड, यहां तक की बात क्लियर है? वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना, ये तो हमने सेल के बाहर की बात कर ली। बच्चों यहां देखो आप, सेल के अंदर भी तो फ्लूइड मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ध्यान से सुनो रे, सेल के अंदर जो मिलता है उसको क्या कहते हैं बताओ? साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। अरे सेल के अंदर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये क्या है बताओ? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में मेरे प्यारे बच्चों K+ की कंसंट्रेशन क्या होती है? K+ की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ज्यादा होती है। डायरेक्ट याद रखना, आपसे पूछ ले साइटोप्लाज्म में किस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो क्या कहोगे? K+। कौन से आयन की? K+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में।
अब हम पढ़ते हैं टिश्यू की डेफिनेशन। देखो, मल्टी सेलुलर एनिमल, जो मल्टी सेलुलर एनिमल मतलब हम कैसे एनिमल है? मल्टी सेलुलर है ना हम। अरे हमारे बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी है या एक सेल से मिलकर बनी है? एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी है, तो हम मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर एनिमल के पास में क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होती है, इंक्लूडिंग क्या होता है? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं बताओ? इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। देखो, मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर क्या होता है? सिमिलर सेल होती है, इंक्लूडिंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस, परफॉर्म ए, बताओ क्या? स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। उसी को हम क्या कहते हैं बताओ? उसी को हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई आई थिंक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, और ये पूरा आपको मैंने बना के समझा दिया है, राइट। पहली चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। और बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ बातें। जैसे बच्चों, स्टडी ऑफ टिश्यू किसने की? बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? तो बच्चों स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है बताओ? कौन बताएगा? हिस्टोलॉजी कहलाती है। यहाँ तक की बात सर हमें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बच्चों, इसके बाद में हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया? हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजी जो वर्ड है ना बच्चों, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बच्चों मेयर। क्या नाम था? मेयर। बिल्कुल नहीं घबराना, मैं पहले कह रहा हूँ बिल्कुल मत घबराना। मैं आपको एक एक लाइन समझाते हुए चल रहा हूँ, एक एक लाइन। और ये पहली क्लास में नहीं, हर क्लास में, मेरी हर क्लास में आपको एक एक लाइन मिलेगी समझने के लिए। बिल्कुल घबराना मत ना। तीसरा पॉइंट, प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट है ना, उसको हम अलग पेन से लिखेंगे। थोड़ा हमें ड्राइंग भी तो करना है ना। ये देखो, ये लो, तो हम लिखेंगे इस वाले से। अच्छा है ये ना। तो बताओ, फादर जो है, फादर कौन है हिस्टोलॉजी के? बताओ, फादर, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? बताओ बच्चों, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? बताओ बच्चों, हिस्टोलॉजी के फादर पता है कौन है? ये है बच्चों बाइचेट। कौन है? बाइचेट। कौन है? बाइचेट। बाइचेट ने तो हिस्टोलॉजी के बारे में बताया, लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? किसने दिया? मैन ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब मुझे आपसे एक चीज पूछना है। अभी मैंने पीछे एक लाइन लिखी थी, देखो, लिखी थी नहीं, लिखी हुई थी पहले से। मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर क्या मिलता है? टिश्यू। कहाँ मिलता है? मल्टी सेलुलर एनिमल। तो देखो, हम एक चीज लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल, ऑल एनिमल, ऑल एनिमल हैविंग टिश्यू। बोल सकते हैं क्या? अरे बोल सकते हैं क्या? सभी एनिमल के पास में टिश्यू होता है कि नहीं होता? बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैं एक चीज लिखने वाला हूं, वो देखो क्या है। यहां देखो, देखो एनिमल कैसे होते हैं। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि सर एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और कैसे होते हैं? क्या बच्चों हम हमारा खाना जो है वो खुद से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। हम ग्लूकोज कहाँ से लेते हैं बताओ? हम ग्लूकोज कहाँ से लेते हैं? पेड़ों से ही तो लेते हैं। अरे हम फ्रूट सब्जियां जो खाते हैं ये खुद से उगा सकते हैं क्या अपने ऊपर? नहीं ना, पेड़ों से लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते हैं ना वो होमोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? होमोट्रोपिक। उनमें फोटोसिंथेसिस की पावर होती है। फोटोसिंथेसिस की पावर होती है, वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। कौन? पेड़। कौन? प्लांट्स जो होते हैं वो होमोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? होमोट्रोपिक। होमोट्रोपिक मतलब ऐसे सर जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की पावर होती है, जो अपना ग्लूकोज खुद से बना सकते हैं। जबकि हम कैसे होते हैं बताओ? हम होते हैं हेट्रोट्रोपिक। क्या हम हमारा भोजन खुद से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। हम खाने के लिए, हम ग्लूकोज के लिए, हम फ्रूट्स के लिए कहाँ डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो बताओ एनिमल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक। अच्छा जी, बच्चों एनिमल को कहाँ रखा गया है? एनिमल को कहाँ रखा गया है बताओ? एनिमल किंगडम में रखा गया है ना। कहाँ रखा गया है? एनिमल किंगडम के अंदर। कहाँ रखा गया है? एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया है ना। और एनिमल किंगडम के अंदर भी दो चीजें पढ़ते हैं हम। बताओ क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं बच्चों नॉन कोर डेटा, पढ़ते हैं ना, नॉन कोर डेटा, नॉन कोर डेटा पढ़ते हैं ना। और एक क्या पढ़ते हैं बच्चों इसमें हम? कोर डेटा। क्या पढ़ते हैं? कोर डेटा। यहाँ तक की बात बताओ किस किस बच्चे को क्लियर है? यहाँ तक की बात किस किस बच्चे को क्लियर है? ये सारे पॉइंट किस किस को क्लियर है? सबको क्लियर होंगे आई थिंक। बच्चों ध्यान सुनो, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ना पीपीटी की फॉर्म में मिल जाएगी। घर जाके आप इजीली इनको उतार सकते हो। आपको पीडीएफ मिलेगा बकायदा, बकायदा आपको ये वीडियो भी मिलेगा।
सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है ना क्लास में, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हो, और अगर आपको फिर भी शर्म आती है पूछने में, तो ये वीडियो जाके घर पे रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से जाके इसको देखो, दोबारा से सर ने क्या बोला उस चीज को लिख लो। समझ में आ गया? तो ये चीज है आपके लिए प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है, राइट? तो यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे चलूं? चलो ठीक है, तो हमने ये बात देखी, अब हम आगे और कुछ बातें कर लेते, जैसे कि हाँ, जैसे कि सबसे पहले टिश्यू कहाँ देखने को मिले। हाँ देखो, एनिमल के अंदर टिश्यू देखने को मिले, हमने कहा सभी एनिमल में टिश्यू पाए जाते हैं, सभी एनिमल मल्टी सेलर होते हैं, सभी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टिश्यू जो है एनिमल में सबसे पहले कहाँ मिले? मिले तो नॉन कोडेटा में होंगे, क्योंकि नॉन कोडेटा के बाद ही तो कोडेटा आया है ना। अरे भाई ध्यान सुनो, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? नॉन कोडेटा। फिर हम क्या पढ़ते हैं बताओ? कोर डेटा। लेकिन नॉन कोडेटा के अंदर भी तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं, जैसे कि हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, हम पढ़ते हैं क्या? सिलेंट्रेटा, हम पढ़ते क्या? टीनोफोरा, हम पढ़ते क्या? प्लेटी हेलमिंथीस, हम पढ़ते क्या? एस्के हेलमिंथीस। नाम सुनाई क्या? हम पढ़ते क्या यहाँ पर? एनिलिडा। क्या पढ़ते हैं? एनिलिडा। ठीक है। हम क्या पढ़ते बताओ बच्चों? हम पढ़ते हैं ऑर्थोपोडा, हम पढ़ते हैं मोलस्का, हम पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा, और हम पढ़ते हैं हेमिकोडेटा। ये सारे कहाँ पढ़ते हैं? नॉन कोडेटा के अंदर। और कोडेटा में तो आपको पता ही है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? कोडेटा में पढ़ते हैं। मैं आपको पता है ये लिखने का मेरा पर्पज क्या था, वैसे इसको नहीं पढ़ाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसका एकमात्र पर्पज पता है क्या है? कि भाई एनिमल किंगडम में जो टिश्यू सबसे पहले पाए गए वो कहाँ मिले? क्या पोरीफेरा में मिले? क्या पोरीफेरा में मिले या इसमें मिले? सिलेंट्रेटा में मिले? तो बच्चों बच्चों आपको यही चीज पता रहनी चाहिए, और वो बताओ क्या है, ध्यान सुनना। सबसे पहले जो टिश्यू मिले हैं ना, वो कहाँ मिले बताओ? सबसे पहले टिश्यू कहाँ मिले बताओ? वेरी फर्स्ट टिश्यू कहाँ मिले? वेरी फर्स्ट टिश्यू फाउंड, टिश्यू टिश्यू फाउंड, फाउंड इन कहाँ बताओ? फाउंड इन कहाँ? सिलेंट्रेटा के अंदर, राइट? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ प्यारे बच्चों, क्या पोरीफेरा में टिश्यू पाए जाते हैं क्या? बताओ। आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले टिश्यू सिलेंट्रेटा में मिले हैं, और पोरीफेरा तो सिलेंट्रेटा से ऊपर आ रहा है, मतलब पहले आ रहा है। तो यहाँ पर बताओ क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होते हैं सर एब्सेंट। क्या होता है? टिश्यू एब्सेंट। लाइन समझ में आ रही है क्या मेरी? बातें समझ में आ रही है क्या मेरी? पढ़ाने का तरीका लग रहा है ठीक? लग रहा है कि नहीं लग रहा? चीजें समझ में आ रही है ना सारी? रटना कुछ भी नहीं पड़ रहा। तो ये हमने दूसरी स्लाइड कंप्लीट कर ली। पहली स्लाइड हमने टिश्यू के बारे में पढ़ी थी, दूसरी स्लाइड हमने बेसिक बातें पढ़ी कि टिश्यू की स्टडी किसने की, टिश्यू के बारे वर्ड किसने दिया, मतलब हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया, फादर के कौन है इसका, किसने टिश्यू के बारे में बताया। सभी एनिमल में टिश्यू होते हैं क्या? हाँ। एनिमल कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको। एनिमल किंगडम में रखे जाते हैं किनको? एनिमल को एनिमल किंगडम में रखा गया है। एनिमल किंगडम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, नॉन कोडेटा, कोडेटा। सबसे पहले टिश्यू कहाँ मिला? सिलेंट्रेटा में। अच्छा पोरीफेरा में टिश्यू क्या होता है? एब्सेंट। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कुछ पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और मैं हर क्लास में बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लग रही है बहुत भयंकर गर्मी, और आपको भी लग रही है ना? नहीं लग रही? अरे हाँ। बढ़ा दूं? 25 ठीक है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर दोबारा से क्या कर लेंगे? गर्म कर लेंगे, ठीक है? राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे देखना, मुझे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं नोट में लिखता हूँ हमेशा। तो आप यहाँ देखना बच्चों, ये क्या चीज़ है बताओ? आपने कई ऐसे स्ट्रक्चर देखी है ना जो हैप्लॉइड होता है, और आपने कई ऐसे स्ट्रक्चर भी देखी है ये भी हैप्लॉइड होता है। तो इसको तो आप बोलते हो स्पर्म। अरे देखा है कि नहीं देखा? और इसको क्या बोलते हैं बताओ? ओवम। अब मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि भाई स्पर्म तो कहाँ मिलता है और ओवम कहाँ मिलता है, और मैं पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा, और मुझे जवाब देंगे बेटा आप। स्पर्म कहाँ मिलता है बेटा, और ओवा कहाँ मिलता है? फीमेल में। एक क्लास में मैंने पूछ लिया ऐसे, तो बच्ची बोलती है सर स्पर्म मिलता है हमारे अंदर और ओवा मिलता है इनमें। तो मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स किस में आते हैं? बोले सर हमारे अंदर। तो फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्पर्म्स निकालते हो क्या ओवा निकालते हो? सॉरी सर, मतलब अगर लड़कों में ओवा मिलता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कों में चलनी चाहिए ना, लेकिन चलती कहाँ है? फीमेल में चलती है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, राइट? तो बच्चों जब ध्यान से सुनना, जब यहाँ से स्पर्म और यहाँ से ओवा आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। और मेरे बच्चों को पता होना चाहिए
फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉयड स्टेज बनती है, क्योंकि ये कैसी है, हैप्लॉयड, ये भी कैसी है, हैप्लॉयड। तो यहाँ पर कैसी स्टेज बनेगी बताओ, डिप्लॉयड स्टेज बनेगी। और बच्चों इसे वो क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो जाइगोट है प्यारे बच्चों, इस जाइगोट में आगे जाके क्लीवेज डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, क्लीवेज डिवीजन। कौन सा, क्लीवेज डिवीजन। और बच्चों जब इसमें क्लीवेज डिवीजन होता है ना, तो क्लीवेज डिवीजन इज जस्ट लाइक, कैसा होता है, बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन के जैसा होता है। कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, माइटोसिस डिवीजन की तरह होता है। कैसा होता है, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस का मतलब पता है क्या होता है, जब इसके अंदर क्लीवेज डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होगा बच्चों, तो एक से बताओ कितनी सेल बनेगी, एक से कितनी बनेगी, अरे भाई दो तरह का डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के अंदर हमेशा एक से कितनी सेल बनती है, दो, दो से कितनी, चार, चार से कितनी, आठ, आठ से 16, इस प्रकार बनता जाता है। तो माइटोसिस में ऐसा होता है ना। तो क्लीवेज डिवीजन जो होता है जस्ट लाइक माइटोसिस। क्लीवेज कहाँ होता है, जाइगोट के अंदर का क्या होता है बताओ, जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन होता है, जो कैसा होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस। तो यहाँ पर जब जाइगोट में क्लीवेज होगा तो बताओ एक से कितनी सेल बनेगी, दो। फिर दोबारा से जब क्लीवेज डिवीजन होगा तो दो से कितनी बनेगी बताओ, दो से कितनी बनेगी, चार। अच्छा, चार से कितनी बन जाती है बच्चों, आठ। तो हम यहीं पे बना देते हैं ना, क्योंकि पूरा बोर्ड भरने से कोई मतलब नहीं है, बार बार क्लीवेज डिवीजन लिखेंगे, बार बार वो करेंगे। बताओ आठ से कितनी बनेगी बच्चों, 16 बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम पूरा नहीं बनाने बैठेंगे, हम बस इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, दो तीन और बना देते हैं, येलो एक, येलो से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर आप लोग बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, यहाँ पर ध्यान से सुनना। जब जाइगोट के अंदर, जब जाइगोट के अंदर, जब जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे उसको हम, एम्ब्रियो। और आप मुझे देख के बताओ ये कैसी सेल है, ये एक, ये यूनिसेलुलर है या ये है, ये यूनिसेलुलर है। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर एक ही सेल है, तो ये तो कैसा है, यूनिसेलुलर। कैसा है, यूनिसेलुलर। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि जाइगोट कैसा होता है तो आप क्या कहोगे, जाइगोट यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, एम्ब्रियो कैसा होता है सर, तो सर एम्ब्रियो में देखो, एम्ब्रियो कैसा है, मल्टी सेलर है, मल्टी सेलर है। बच्चों को पता लग रहा है चीजें, एम्ब्रियो कैसा है, मल्टी सेलर है, देखने से पता लग रहा है ना। ओके, अब अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। देखो, जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो अब आप देखते हो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो 9 मंथ तक आपके मम्मी के पेट में रहता है, फिर बेबी बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता। तो भाई वो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो में आगे जाके क्या होता है, आपसे पूछ ले, एम्ब्रियो जो है उस एम्ब्रियो में आगे जाके क्या होता है, एम्ब्रियो में आगे जाके क्या डिवीजन होता है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना है ना, इस एम्ब्रियो में आगे जाके फिर से क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। मीनिंग गलत हो गई ना, मीनिंग गलत हो गई। इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें, डिवीजन होता है। और बच्चों जब इसमें डिवीजन होगा ना, तो आप में से मुझे कौन बताएगा, जब इसमें डिवीजन होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास पता है क्या बनती है, हमारे पास बनती है बच्चों जर्म लेयर। क्या बनती है, जर्म लेयर बनती है। क्या बनती है, जर्म लेयर। और जर्म लेयर पता है कितनी होती है टोटल बच्चों, कितनी होती है, 3 होती है। सबको पता है रे, जर्म लेयर कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। क्या बनती है, जर्म लेयर 3 होती है। अच्छा बताओ, सबसे बाहर वाली आउटर लेयर, आउटर लेयर का नाम क्या होता है बताओ बच्चों, सबसे बाहर वाली आउटर जर्म लेयर का नाम क्या होता है, आउटर जर्म लेयर का नाम क्या होता है बताओ, एक्टोड्रम। अभी बना के बताऊंगा आपको क्या होता है, एक्टोड्रम। अच्छा, बीच वाली जर्म लेयर का नाम क्या होता है, मिडिल का नाम क्या होता है, मेरे बच्चों को पता है सर, वही होता है मिजोड्रम। क्या होता है, मिजोड्रम। अच्छा, सबसे अंदर वाली जर्म लेयर का नाम क्या होता है, क्या होता है, सबसे इनर, अंदर, इनर वाली जर्म लेयर का नाम क्या होता है, इनर। क्या होता है, एंडोड्रम होता है। ठीक है, तो बताओ क्या बन गई, जर्म लेयर बन गई। अच्छा, तो मैं आपको इस जर्म लेयर को बना के बता दूं क्या। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं इसको डायग्रामेटिकली बना के बता रहा हूँ आपके लिए। तो जब इसमें डिवीजन होता है तो कितनी जर्म लेयर बनती है, कितनी बनती है, 3 बनती है। कितनी, 3। ये सबसे बाहर वाली जर्म लेयर है, ये सबसे बाहर वाली जर्म लेयर मैंने बना दी। एक इसके अंदर होती है, सही है ना। अभी देखना कितना अच्छा डायग्राम बनेगा, अभी तो खराब लग रहा है नहीं। एक और अंदर होती है, एक और क्या होती है, अंदर होती है। ठीक है, तो 3 जर्म लेयर बन गई ना। बताओ, सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर होती है बच्चों, सबसे बाहर वाली जर्म लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है बच्चों, सबसे बाहर वाली जर्म लेयर जो होती है इसका नाम क्या होता है। तो आप कहोगे सर इसी का नाम तो होता है क्या, बताओ, लिखा हुआ है ना नीचे, एक्टोड्रम। और बीच वाली जर्म लेयर का नाम क्या होता है बच्चों, मेजोड्रम। तो बताओ, ये बताओ कौन सी जर्म लेयर है, ये है एक्टोड्रम।
ड्रम कौन सी बच्चों? एक्टोड्रम। ओहो, जगह नहीं है हमारे पास है ना। एक्टोड्रम कौन सी है ये? एक्टोड्रम है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक्टोड्रम के अंदर जो बीच वाली जर्म लेयर है इसका नाम क्या है बच्चों? बताओ, बीच वाली जर्म लेयर का नाम क्या है? बीच वाली जर्म लेयर का नाम सर आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले नीचे लिख लिया है और हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। क्या है बताओ? इसका नाम है बच्चों मेसोड्रम। क्या नाम है? मेसोड्रम। ओके, मेसोड्रम है नाम है सर। अच्छा, सबसे अंदर वाली जर्म लेयर का नाम क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा मुझे? सर देखो, ये सबसे अंदर वाली जो जर्म लेयर है ना, ये सबसे अंदर वाली जर्म लेयर का नाम क्या है? सबसे अंदर वाली जर्म लेयर का नाम है सर, बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, इसका नाम है सर एंडोड्रम। अच्छा, जर्म लेयर तो बन चुकी है, लेकिन जर्म लेयर से आगे जाके क्या बनता है? तो ये जो जर्म लेयर है, ये जो जर्म लेयर है बच्चों, ये जर्म लेयर जो है, ये जर्म लेयर आगे जाके क्या बनाती है बताओ? ये बॉडी के क्या बनाते हैं बताओ? ये है डिफरेंट 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 डिफरेंट, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, जर्म लेयर फॉर्म, जर्म लेयर फॉर्म डिफरेंट 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 बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू। क्या बनाती है? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, और क्या बनाती है बताओ? ये टिश्यू बनाती है। तो बच्चों रटना नहीं है, आपकी जो जर्म लेयर बनी है ना, ये तीनों की तीनों जर्म लेयर, ये तीनों जर्म लेयर आगे जाके क्या बनाती है बताओ? ये जर्म लेयर आगे जाके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाती है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जो हार्ट होता है ना, दिल, दिल टूट गया, हाँ ये तो यहीं पे तो होता है, तो ये जो हार्ट होता है ये किसका बना होता है? देखो पता है ना, कह दिया ना इसने। तो बताओ, हार्ट को किसने बनाया? बीच वाली जर्म लेयर ने बनाया। मैं पूछता हूँ, आपकी ब्रेन को किसने बनाया? तो आप कहोगे सबसे बाहर वाली जर्म लेयर ने बनाया। इसका नाम क्या है? एक्टोड्रम। आपकी स्किन को किसने बनाया? तो आप कहोगे सबसे बाहर वाली जर्म लेयर ने बनाया। क्या है? स्किन। किसने बनाया बताओ? एक्टोड्रम। अच्छा, ये जो खालिस्तान डिब्बा है, ये बचाओ बताओ बच्चों, ये क्या चीज है? इसी को हम बोलते हैं बच्चों, क्या? इसी को तो हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अरे यही तो क्या होता है? यही तो एलिमेंट्री कैनाल है। यही तो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल बच्चों। जहां एलिमेंट्री कैनाल तो सब जानते हो ना, इधर से खाना खाते हैं और एनएस से बाहर निकालते हैं, अपचित जो मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ निकालते हैं? एनएस से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से लेके एनएस तक एक पूरी ट्यूब होती है ना, एक ट्यूब होती है कि नहीं होती है? उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल को कौन बनाता है बताओ? सबसे अंदर वाली जर्म लेयर जो होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोड्रम, वो क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तो सब जानते हो ना, जिसमें हमारा माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं ना। कौन बनाता है इनको बताओ? एंडोड्रम बनाता है। वेरी गुड, यहाँ तक बात पता है। तो अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ, नेक्स्ट में यही हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो हमारी एक्टोड्रम है, एक्टोड्रम से कौन क्या क्या बनता है? एक्टोड्रम से क्या बनता है? ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, बताओ मीजोड्रम से क्या बनता है? ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, बताओ एंडोड्रम से क्या बनता है? ठीक है। तो आप लोगों को बताना है मुझे, अब मुझे आप लोगों को बताना है कि भाई इनसे क्या बनता है। तो अभी एक एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, और वो आपको याद भी होगा आई थिंक, इतना मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि सर इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो इसका पहला एग्जाम्पल बताओ क्या है? कौन सा सिस्टम? नर्व सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्व सिस्टम। और आपका जो नर्व सिस्टम जो है, इसके दो भाग होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तो बिल्कुल सेंटर वाला, एक तो बिल्कुल सेंटर वाला, और एक पेरीफेरी वाला। तो इसको बोलते हैं सेंटर नर्व सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आता है और आपकी स्पाइनल कोड आती है, और एक पेरीफेरल नर्व सिस्टम होता है। कौन सा? पेरीफेरल नर्व सिस्टम। तो इसके दो भाग होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने? दो। एक तो CNS और एक PNS। सेंट्रल नर्व सिस्टम में भी आगे जाके दो भाग होते हैं, एक तो होता है बच्चों ब्रेन, और एक क्या होता है? स्पाइनल स्पाइनल कोड। होता है कि नहीं होता? इसकी भी आगे जाके दो पार्ट होता है, लेकिन बस क्योंकि हम आगे नर्व सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। अभी तो आप याद रखो, नर्व सिस्टम जो होता है किससे बना होता है? एक्टोडर्म से। दूसरा बच्चों इसका एग्जाम्पल है आपकी एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस। और बच्चों इसका तीसरा एग्जाम्पल पता है क्या है? तीसरा एग्जाम्पल बताओ इसका क्या है? तीसरा एग्जाम्पल इसका आपका हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। नाम सुना है क्या? हाइपोथैलेमस किसने नाम सुना है? ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और सबसे अंतिम है बच्चों, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड नाम सुना है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना? नहीं, अरे बोलते कि नहीं बोलते मास्टर ग्लैंड? तो वो भी इसमें आती है। ठीक है।
और एकमात्र एग्जाम्पल जो आपको कभी कोई बताएगा नहीं, और वो है बच्चों आइरिस। आइरिस की जो मसल होती है ना, आइरिस मसल, अरे आपके आंखों के अंदर आइरिस प्रेजेंट होता है ना, आइरिस। आइरिस के अंदर जो मसल्स होती है वो पता है कौन बनाता है? पूरी आंखों को तो बनाता है मेजोड्रम। आंखों के जितने भी पार्ट्स हैं सबको मेजोड्रम बनाता है। लेकिन आंखों के अंदर एक मसल होती है, उसका नाम होता है आइरिस मसल। देखो मसल मेजोड्रम से बनती है ना, एम से मसल, एम से मेजोड्रम। लेकिन एक मात्र मसल है, कौन सी मसल है? आइरिस मसल। वो कहाँ से बनती है बताओ? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ हमारे लिए? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आपको देखो रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे मैंने याद रखा है इन चीज़ों को। मैंने पता है कैसे याद रखा है? मैंने बच्चों एक चीज़ सोच रखी है, जो चीज़ जहाँ पे रखी हुई है ना, जो चीज़ जहाँ पर रखी हुई है उसके आसपास की सारी चीज़ें वहीं से बनेगी। जैसे कि सुनो, जैसे कि आपका नर्व सिस्टम जो है ये किससे बनता है, ये याद रख लो, ये बनता है एक्टोडर्म से। तो नर्व सिस्टम के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ से बनेगी? वो सब बनेगी कहाँ से? एक्टोडर्म से। जैसे आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कहाँ होती है? यहीं तो होती है। आपकी हाइपोथैलेमस होती है कहाँ होती है? यहीं पे तो होती है। रटना पड़ेगा? कुछ नहीं रटना पड़ा ना, राइट। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज बता दी ना कि जो चीज जहां पर रखी है उसके आसपास की चीजें वहीं से बनेगी। इस लाइन को लिख लेना कहीं पे, जो चीज जहां पर रखी होती है उसके आसपास की चीजें वहीं से बनेगी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अभी आपको आगे भी पता लगेगा कैसे अच्छी ट्रिक है। इसके एग्जाम्पल पता लग गए ना, अब इसके एग्जाम्पल पे आ जाओ। और मेरे बच्चों को पता होना चाहिए सर इसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पहला एग्जाम्पल बताओ, एम से मसल। लिख सकते हैं क्या? अरे सही है ना, जितनी भी मसल्स होती है कहाँ से बनती है? यहाँ से। मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए हार्ट जो होता है वो कहाँ से बनता है बच्चों? बताओ, हार्ट कहाँ से बनता है? बताओ बताओ बताओ। हार्ट बनता है सर यहाँ से। कहाँ से बनता है हार्ट? यहाँ से बनता है। कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। और मेरे बच्चों को पता होना चाहिए तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बच्चों? मसल हो गया, हार्ट हो गया। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, अरे ब्लड वेसल समझते हो ना, हार्ट से भी तो निकलती है ब्लड वेसल्स। वो कहाँ से बनती है बताओ? कहाँ से बनती है? मेजोडर्म से बनती है। और चौथा बच्चों गोनेट्स, नाम सुना है गोनेट्स? गोनेट्स बोले तो नर के अंदर, मतलब मेल में तो क्या होता है? टेस्टिस। मैं बीच बीच में बताइए क्यों बोल देता हूँ नर मादा। एक्चुअली क्या है, हमारे हिंदी मीडियम के बैच भी लेते हैं हम। मतलब दिन में पाँच छः बैच हो जाते हैं। कभी हिंदी में कोई नहीं पता होता कहाँ क्या चल रहा है। तो मतलब हिंदी वाले बैच भी लेते हैं, इंग्लिश वाले बैच भी लेते हैं, फिर हिंदी वाले बैच लेते हैं, फिर इंग्लिश वाले बैच लेते हैं। तो वो क्या है, वो अपने आप ही आ जाता है। हिंदी वालों को समझ में नहीं आता, उनको मादा और पुरुष, नर, उनको ये बोलना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? हिंदी वालों का मामला ऐसा है, इसलिए तो बोलते हैं इंग्लिश वाले बैच सबसे बेस्ट रहते हैं। वहाँ पे बच्चों को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझ जाते हैं अपने आप वो चीज़ों को ना। तो बच्चों गोनेट्स में बताओ, मेल में क्या मिलता है? टेस्टिस। और फीमेल में क्या मिलते हैं बताओ? ओवम। जिसको आप बच्चों एक चीज़ बोलते हैं ना, ओ भाई यार ओवम नहीं, ओवेरी। क्या? ओवेरी। ओवेरी, सही है ना, राइट। तो बच्चों गोनेट्स जो होते हैं उनको भी कौन बनाता है? मेजोड्रम बनाता है। और हम इसके क्या एग्जाम्पल याद रखें, मुझे सोचने दो। मेजोड्रम से और क्या बन सकता है बताओ? अच्छा, इससे और बन सकता है बच्चों लिम्फ। लिम्फ जो होता है बच्चों, लिम्फ वेसल जो होते हैं ना, लिम्फ वेसल, जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे लिम्फ वेसल भी होते हैं जिनमें व्हाइट ब्लड होता है, सुना होगा, है ना। तो वो भी कहाँ से बनती है? यहाँ से बनती है। पांच पांच एग्जाम्पल काफी है, फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे अंतिम आ गया हमारे पास में, और इसको हम कौन से कलर से बनाए? इस कलर से बनाते हैं। चलो इस कलर से बनाते हैं, ठीक है। तो एंडोडर्म से देखो, एंडोडर्म से क्या बनता है? सबसे पहला तो आप डायग्राम में देख के बताओ, एंडोडर्म से सबसे पहला क्या बनेगा बताओ? वेरी गुड बच्चों, एंडोडर्म से क्या बनेगा? एलिमेंट्री कैनाल। और आपको बस एक एग्जाम्पल याद रखना है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से बनेगा बताओ? एंडोड्रम से बनेगा। कहाँ से बनेगा? एंडोड्रम से। चलो इसके एक दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं ना, लिख लेते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल और। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल लिखना इंपॉर्टेंट है इसलिए याद आ गया, बोन। आपकी जो बोन होती है ना वो कहाँ से होती है बताओ? यहाँ से। एक एग्जाम्पल और लिख लो, कनेक्टिव टिश्यू, नाम सुना है? कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के सभी ऑर्गन को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। वो भी कहाँ से बनता है बताओ? यहाँ से बनता है, ठीक है। तो ये लो जी। अब हम बात अब हम बात करेंगे किसकी? इसकी बात कर रहे हैं, और इसमें बच्चे हमारे जानते हैं कि सर पहला एग्जाम्पल एलिमेंट्री कैनाल है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या कहा था? जो चीज़ जहाँ पर रखी होती है उसके आसपास की सभी चीज़ें कहाँ से बनती है? वहीं से बनती है, मतलब एंडोडर्म से बनेगी। तो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई है याद करो, वो सब कहाँ से बनेगी? वो सब एंडोडर्म से बनेगी। जैसे कि देखो, एलिमेंट्री कैनाल ना, एलिमेंट्री कैनाल के आसपास यहाँ पर पैंक्रियाज प्रेजेंट है,
है कि नहीं है? इधर आपका लीवर प्रेजेंट है कि नहीं है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? ऊपर देखो, ऊपर आपको पूरा फेफड़े प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल यहीं से तो देखो गुजरती है ना, तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन कौन बनाता है बताओ? पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन बनाता है? हमारा एंडोडर्म बनाता है। तो देखो इसका सेकंड एग्जांपल हम लीवर लिख सकते हैं क्या? ठीक है। तीसरा एग्जांपल इसका पैंक्रियाज लिख सकते हैं क्या? पैंक्रियाज लिख सकते हैं क्या? अच्छा, चौथा एग्जांपल बच्चों इसका हम लिख सकते हैं क्या? क्या चौथा एग्जांपल हम इसका लिख सकते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख सकते हैं क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख ले क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन में नाम बताओ। नंबर ए हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों ट्रेकिया। क्या? ट्रेकिया। अच्छा, नंबर टू हम क्या लिखेंगे बताओ? बताओ नंबर टू क्या लिखेंगे? ट्रेकिया के बाद में लंग्स वगैरह भी यहाँ पे इसी से बनते हैं। ठीक है, राइट। तो ये लो जिसके एग्जाम्पल हो चुके हैं काफ़ी हमारे पास में। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चल के बात करेंगे बच्चों, ये लो जी, अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे पहले भी मैं एक पॉइंट आपको पढ़ाना चाहूँगा, और वो क्या है बताओ? वो सही है, यही तो पढ़ना है हमें, यही तो हमें पढ़ना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक बताओ हमारे क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो ध्यान सुनो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो ध्यान से सुनो, आपका जो बॉडी है वो कैसे बना है? आपसे कोई पूछे कि भाई आपका जो बॉडी है वो बना कैसे है, सबसे पहले सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है, और सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है ये, तो बहुत ही काम की चीज़ है। देखो सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। ठीक है कि नहीं है? ये अच्छा है क्या कलर? सही है क्या? एटम से क्या बनता है बताओ? एटम से बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल बनता है। देखो मैं जानता हूँ अभी आप बच्चे, अभी आपने क्या है थोड़ा बहुत कम पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी क्लास में बिल्कुल बेसिक से मिलेगा आपको, घबराना मत, कुछ भी नहीं आएगा ना। देखो मेरी क्लास में जिसको कुछ नहीं आता ना वही सिलेक्शन लेके जाता है, क्योंकि जिसको आता है ना वो ज्ञान लगाता है, वो मेरी बातों को मानेगा नहीं, वो अपने तरफ से दिमाग से सोचेगा, वो अपनी तरफ से काम करेगा, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कुछ नहीं आता मतलब आप खुश रहो कि मेरे को कुछ नहीं आता, अरे मेरे को कुछ नहीं आता, मतलब हैप्पी, प्रसाद चढ़ाता है ना 10 रुपए का, कि बालाजी जो भी आपके भगवान आप जिसको मानते हो, कृष्ण जी भगवान, कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, धन्यवाद। अगर मुझे कुछ आता तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर मुझे कुछ आता तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं आता, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो, घर जाके प्रसाद वगैरह पार्टी दे देना एक बार दोस्तों को, कि यार दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं आता, सर पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में घुसा लेनी है कि कुछ आता है तो दिक्कत तो करेगा, कुछ नहीं आता है तो नया नया घुसेगा सारा, समझ रहे हो? आता है तो आपके दिमाग में वो तो ऐसे बता रहा था, साला ये ऐसे बता रहा है, मामला गड़बड़ है, तो आप फिर उसकी बात भी सुनोगे मेरी भी सुनोगे, और फिर क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर। क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर, रोड पे पड़ा होता है ना ओ। ठीक है, तो ये देखो, तो सेल से बताओ क्या बनेगी? सेल से क्या बनते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, पिछले वाली स्लाइड में बताया था ना कैसे बनते हैं सेल से टिश्यू, तो यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना आए। ये बताओ, ये सेल्स जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? क्या बनाती है बच्चों? टिश्यू बनाती है, और इनके बीच में ये क्या भरा होता है? इंटरसेलर एक्सप्लोड। वेरी गुड। अब आगे बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है कि नहीं बनता है? ऑर्गन बनता है कि नहीं बनता है? तो देखो ऑर्गन से आगे जाके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि आपकी सिस्टम के नाम मुझे बता सकते हैं कि कोई? आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के नाम बताइए। जैसे कि बच्चों पहला ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं है? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और बच्चों बताओ, जैसे बच्चों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, है कि नहीं है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों और बताओ, वेरी गुड। तीसरा बच्चों कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और भी बहुत सारे, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लिखेंगे नहीं। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। हम मतलब हम बनते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है? बॉडी बनती है, राइट। तो ये आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज समझ में आ गया क्या? इससे क्या बनता है? वेरी गुड बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बॉडी प्लान। क्या पढ़ेंगे हम? बॉडी प्लान। और बॉडी प्लान में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पहले पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, देखो बॉडी प्लान 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शरीर, जिनका बॉडी केवल किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू से, तो उनको हम बोलेंगे इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी प्लान देखने को मिलता है, राइट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शरीर
ऑर्गन के मिलने से बनता है। उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, केवल ऑर्गन होते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, उनमें किस तरीके का बॉडी प्लान है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान। पहला कौन सा बॉडी प्लान था, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी प्लान। दूसरा ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान। तीसरा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, क्या मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी प्लान। और सबसे अंतिम है जिनमें पूरा कंप्लीट बॉडी मिलता है, जैसे हम, हमारे अंदर कैसा मिलता है बताओ, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी प्लान मिलता है। कैसा, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम से ही तो बॉडी बनती है। तो आप मुझे बताओ बॉडी प्लान कितना हो गया, 3 तो ये मैंने बता दिया, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। एक और होता है, वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी प्लान, जिनका बॉडी केवल किससे मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी प्लान। तो हमारे पास बॉडी प्लान कितने तरह के हो गए बताओ, कितने तरह के हो गए बॉडी प्लान, 4 तरह के। पहला कौन सा है, सेलुलर सेलुलर लेवल ऑफ, बताओ, बॉडी प्लान। कहाँ, बॉडी प्लान। अच्छा, दूसरा बताओ कौन सा है, बताओ, सेलुलर के बाद में कौन सा आएगा, टिश्यू लेवल। कौन सा, टिश्यू लेवल। अच्छा, मैं आगे का नाम लिखूं तो काम चल जाएगा क्या, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा बताओ, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान। अच्छा, चौथा कौन सा बताओ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी प्लान। ये कहाँ मिलता है बताओ, ऑर्गन सिस्टम कहाँ मिलता है, हमारे अंदर। कहाँ मिलता है, हमारे अंदर। हमारे अंदर मिलते कि नहीं मिलते ये सिस्टम, हमारे अंदर डाइजेस्ट सिस्टम मिलता है कि नहीं मिलता, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है कि नहीं मिलता, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है कि नहीं मिलता, हार्ट मिलता है ना, एलिमेंट्री कैनाल मिलता है ना, लंग्स मिलते हैं ना, बस फिर घबरा क्यों रहे हो इतना, राइट। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब काम की बात आ रही है, वो है ये कौन कौन सा बॉडी प्लान किसके अंदर मिलता है, ये चीज। और ये आपको अभी बता देते हैं हम। देखो भाई, यहाँ देखना, इसका एग्जाम्पल जो है ना बच्चों, वो पता है क्या है, इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर टिश्यू मिलता था क्या, याद करो, पहली स्लाइड पे चलो फटाफट से, चलो भाई पहली स्लाइड पे चलो फटाफट से। देखो, पोरीफेरा में टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट। तो इसमें किस तरह का बॉडी प्लान मिलता है बताओ, इसमें मिलता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी प्लान। क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होता है, टिश्यू एब्सेंट होता है। तो भाई समझ में आ रही है ना चीजें आपको। अच्छा, सिलेंट्रेटा में टिश्यू पाया जाता है ना, टिश्यू फाउंड इन सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर किस तरीके का बॉडी प्लान मिलेगा, टिश्यू लेवल, राइट। तो अब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बच्चों। ये देखो, ये देखो, यहाँ देखते हैं हम। तो बताओ, इसका एग्जाम्पल मात्र एक है, वो है पोरीफेरा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल 2 है बच्चों, इसका टिश्यू के एग्जाम्पल 2 है। एक तो सिलेंट्रेटा बच्चों, ठीक है। और एक है बच्चों टीनोफोरा। कौन, टीनोफोरा। कौन, टीनोफोरा। ये 2 एग्जाम्पल कहाँ आते हैं बताओ, ये 2 एग्जाम्पल कहाँ आते हैं, ये आते हैं हमारे टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी प्लान में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान कहाँ मिलता है। तो बच्चों ये मिलता है पोरीफेरा के, वो ये मिलता है प्लेटीहेलमिन्थेस। सॉरी बच्चों, ये कहाँ मिलता है, प्लेटीहेलमिन्थेस। कहाँ मिलता है, प्लेटीहेलमिन्थेस। आपको इस तरीके से चौंकना है, जब भी गलत हो जाए ना आपसे तो आप चौंक जाया करो। चौंकना मतलब, ओ ये मैंने क्या कर दिया, तो उससे आप अगली बार गलती नहीं करते हो। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे से गलती होती है तो मैं चौंक जाता हूँ, भाई ये क्या कर दिया तूने, तो अगली क्लास में वो मैं गलती नहीं करता हूँ, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको अंतिम पता होना चाहिए सबसे लास्ट में कि इसमें कौन सा मिलता है। तो एस्केहेलमिन्थेस से लेकर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना, मतलब कोर डेटा तक कौन सा बॉडी प्लान मिलता है बताओ, कौन सा मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी प्लान। क्या आपको यहां तक दिक्कत आई क्या, पढ़ लिया ना हमने बॉडी प्लान को। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू के टाइप। क्या पढ़ेंगे हम, टिश्यू के टाइप। और बच्चों को पता होना चाहिए कि बच्चों टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, बताओ, 4 टाइप होते हैं। और किस बेस पे टिश्यू को बांटा गया है बताओ, किस बेस पे 4 टाइप होते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर, किसके बेस पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड बच्चों, आपको पता तो है यार, है ना। दूसरा बताओ कौन सा टिश्यू है, पहला तो ये टिश्यू हो गया। दूसरा टिश्यू कौन सा है बच्चों, बताओ। दूसरा है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू बच्चों, ठीक है। और तीसरा टिश्यू कौन सा है बच्चों, बताओ, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, मस्कुलर टिश्यू। कौन सा, मस्कुलर टिश्यू। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, है ना, पढ़ा रहा हूँ ना,
क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आपकी स्पीड मेरे बराबर आ जाए। एक बार आप मेरे बराबर स्पीड पे आ जाओगे तो आपको थोड़ा मैं तेज भी ले लूँगा। लास्ट कौन सा है? न्यूरल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? न्यूरल टिश्यू है बच्चों। कौन सा टिश्यू है? न्यूरल टिश्यू। ठीक है, लेकिन याद रखना मैं धीरे पढ़ाऊँ या तेज पढ़ाऊँ, समझ में बराबर आता है बच्चों को। यही तो अपनी क्लास की खास बात है। क्या बात है? खास बात है। तो बच्चों यहाँ देखना, अब एक एक चीजों को हम पढ़ लेते हैं। अब हम एक एक चीजों को पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है देखो। कलर तो मैं चेंज करूंगा, क्योंकि बिना कलर तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं। तो भाई सबसे पहला है, आपसे पूछ ले इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ओरिजिन तीन ही जगह से हो सकता है ना, या तो एक्टोड्रम होगा, या फिर एंडोड्रम होगा, या फिर मेजोड्रम होगा। लेकिन ये हरामी तीनों ही जगह से बनता है। ये एक्टोड्रम से भी बनता है, मेजोड्रम से भी बनता है, और एंडोड्रम से बनता है। बोलता है एक्टोड्रम तू भी मुझे बना, तू मेरे ये बना। मेजोड्रम तू मेरा ये बना, तू मेरा ये बना दे। तीनों को बोल देता है कि तीनों तुम कुछ ना कुछ बना दो। ठीक है, मतलब बहुत हरामी है, किसी को भी फ्री नहीं छोड़ेगा। मेजोडम बोलेगा मैं चैन से बैठना चाहती हूँ, ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुझे तो मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे। ठीक है, वो अंदर सबसे होता है ना एंडोड्रम, वो बोलता है मैं तो इसको दिखूंगी नहीं, क्या पता मुझे तो छोड़ देगा। लेकिन वो बोलता है नहीं 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 बेटा, हमारे लिए रोटी कौन बनाएगा? आप बनाओगे। तो मतलब तीनों ही जर्म लेयर से बनी होती है कौन? हमारी एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बच्चों बताओ, एक्टोड्रमल भी होती है कि नहीं होती है? एक्टोड्रमल भी होती है ओरिजिन में, मीजोड्रमल भी होती है। लिख सकता हूं ना? अभी तो समझाया, रोटी पानी सब बनवाएगी। और ये एंडोड्रमल होती है, एंडोड्रमल। ठीक है बच्चों, पहली चीज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं कि सर ये जो है कनेक्टिव टिश्यू, ये ओरिजिन में केवल कैसा होता है? कैसा होता है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर पीछे आपने बताया था ना, इतनी जल्दी हम नहीं भूलते हैं, इतने जल्दी हम नहीं भूलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन में कैसा होता है? कैसा होता है? मेजोड्रमल होता है। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर लिख लेना है, हमने यहाँ पर लिख लेना है कि ओरिजिन में कैसा होता है ये? मेजोड्रमल। मेजोड्रमल ओरिजिन का होता है। कैसा? मेजोड्रमल। ये कैसा होता है बताओ? ये कैसा होता है? ये भी मेजोड्रमल होता है। कैसा होता है? मेजोड्रमल। क्योंकि मसल कहाँ से बनती है बताओ रे? और नर्वस सिस्टम कैसा होता है? एक्टोडर्मल। वेरी गुड, पहली चीज हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, पहली चीज हमने क्लियर कर ली है। राइट, पहली चीज हमने क्लियर कर ली है। अब हम दूसरी चीज पे आने वाले हैं। ओरिजिन के बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों बॉडी वेट। क्या पढ़ेंगे? बॉडी वेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉडी वेट। अच्छा, बॉडी वेट का मतलब समझना। आपसे पूछ ले कि भाई एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, तो ये बताओ कितना बनाता है? 10%। कितना बनाता है? 10%। मान लो इस लड़की का वजन है 40 किलो, ठीक है ना? तो इसका 40 किलो जो वजन है, उसमें से 10% किसका वजन है बताओ? एपिथेलियल टिश्यू का। समझ में आ गया ना? 10% का मतलब ये है। अच्छा, ये 30 से 40% बनाता है। कितना? 30 से 40। ये बनाता है बच्चों 40 से 50% पार्ट। और ये भी बच्चों कितना बनाता है? ओनली 10%। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए क्या? ये लो जी। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और तीसरा पॉइंट है बच्चों रीजनरेशन पावर। इसको समझना भी। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको चोट लगी है ना कभी? लगी है कि नहीं लगी है? तो जब आपको चोट लगती है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, कुछ टाइम के बाद में वहां पर आपको ठीक हो जाते हो ना, वहां पर चोट सही हो जाती है ना आपकी। तो भैया इसमें रीजनरेशन की पावर है कि नहीं है? नई सेल्स बना रही है कि नहीं बना रही? तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर कहाँ होती है? एपिथेलियल टिश्यू में। और सबसे कम कहाँ होती है? नर्वस न्यूरल टिश्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूरल टिश्यू के अंदर दोबारा से सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसलिए आपको, जब आपको कहा जाता है जब गाड़ी चलाओ तो आप हेलमेट लगा के चलाया करो, क्योंकि आपके अगर दिमाग पे चोट आ गई ना, तो वो कभी ठीक नहीं होगी। हाथ पैरों में आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन न्यूरल टिश्यू अगर डैमेज हो गए तो कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर सेल डिवीजन की पावर नहीं होती। आपने सुना होगा जो हमारी जो न्यूरॉन सेल होती है वो हमेशा कौन सी फेज में होती है? G0 फेज में होती है। बॉटनी में पढ़ाते हैं ना, कौन सी फेज में होती है? G0। G0 ऐसी फेज होती है जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। G1 फेज में सेल डिवीजन होता है, S फेज में, G2 फेज, यहाँ पर सब में होता है ना, लेकिन G0 फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है। राइट? तो बच्चों ध्यान सुनना, रीजनरेशन पावर की बात करता हूं तो हाईएस्ट रीजनरेशन पावर कहाँ होती है? यहाँ होती है। और लोवेस्ट कहाँ होती है बताओ? लोवेस्ट कहाँ होती है? यहाँ होती है।
और यहाँ पर रीजनरेशन की बात ही नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम रीजनरेशन की बात कर ही नहीं सकते, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर हम अगर रीजनरेशन की पावर हमसे कोई पूछता भी है कितनी होती, क्या होती है, तो हम बोलेंगे मॉडरेट। क्या होती है? मॉडरेट होती है। क्या होती है? मॉडरेट। कैसी? मॉडरेट पावर होती है। कैसी होती है? मॉडरेट। समझ में आया ना? मॉडरेट मतलब बीच वाली, ना ज़्यादा ना कम। 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना? चौथा पॉइंट है बच्चों, इनके फंक्शन, इन सभी टिश्यू के फंक्शन। और सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूँ किसके? फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन ऑफ किसके? एपिथेलियल टिश्यू। और मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका इसका फंक्शन क्या होता है। भाई इसका पहला फंक्शन क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, एपिथेलियल टिश्यू आपकी स्किन में प्रेजेंट है कि नहीं है? तो ये क्या कर रही है बताओ? प्रोटेक्शन। अच्छा, प्रोटेक्शन के अलावा एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, ये डिफ्यूजन में भी मदद करती है। अरे भाई, आप लोगों ने सुना है ना, हमारे बॉडी के अंदर डिफ्यूजन कहाँ होता है? एल्व्यूलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। ये हमारी एल्व्यूलाई है, लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स है, उनके बीच में गैसों का डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसें जाती है कि नहीं जाती है? तो एक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू की मेम्ब्रेन। उस एपिथेलियल टिश्यू की मेम्ब्रेन के द्वारा ही, उसकी हेल्प से ही ये डिफ्यूजन होता है। राइट? तो आपसे पूछ ले डिफ्यूजन जो होता है किसके द्वारा होता है बताओ? कौन करवाता है डिफ्यूजन? तो एपिथेलियल टिश्यू करवाता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। दो फंक्शन याद हो गए ना? अच्छा, हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन होता है ना? होता है कि नहीं होता? किडनी के अंदर आपने सुना होगा बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ना? जो आपके बॉडी के अंदर यूरिया बनता है उसको कहाँ डाला जाता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो बोमेन कैप्सूल की जो अंदर वाली लेयर होती है वो भी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। मतलब बच्चों समझो, डिफ्यूजन में तो आप ही समझो, ये आपकी एल्वेलाई है ना, समझने की कोशिश करना, और ये आपकी ब्लड वेसल्स है कि नहीं है? तो ये बच्चों एल्वेलाई की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, ये किसकी बनी होती है? बताओ कौन सा टिश्यू होता है यहाँ पर? एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पर भी कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। तभी तो यहाँ से गैसें यहाँ पे आ पाती है और यहाँ से गैसें यहाँ जा पाती है, मतलब तभी तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये डिफ्यूजन कौन करवा रहा है बताओ? ये टिश्यू। और इस टिश्यू का नाम क्या है? ये है कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। अब आ गया ना समझ में? ठीक है। वैसे ही फिल्ट्रेशन की बात इधर करता हूँ मैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए आपको पता है फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। ऐसे स्ट्रक्चर देखिए ना आपने? देखी नहीं देखी? बचपन में पढ़ी है ना क्लासों के अंदर, टीचर ने पढ़ाया ना 10th क्लास में, बहुत ही गंदा पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी है ना? तो भाई यहाँ पर देखो इस प्रकार से, यहाँ पर प्यारे बच्चों को पता है कि सर यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती है, और यहाँ पर गुच्छा बनता है ऐसे, फिर यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर जब गुच्छा बनता है तो सर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सर फिल्ट्रेशन होता है। तो ये फिल्ट्रेशन कौन करवा रही है सर? तो ये फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ना, इस फिल्ट्रेशन में कौन हिस्सा लेता है बताओ? इसके अंदर यहाँ पर कुछ सेल प्रेजेंट होती है, वो हिस्सा लेती है। अच्छा बताओ वो कौन से टिश्यू की सेल है? बताओ बताओ बताओ। एपिथेलियल टिश्यू की सेल। तो अब मेरे बच्चों को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लिया ना आपने? ठीक है जी। तो दो फंक्शन आपको पता लग गए हैं। अच्छा, और तीसरा फंक्शन क्या होता है इसका? तो भाई डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन इसी का होता है। जहां पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, मतलब कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एपिथेलियल। और सिक्रेशन जहां पर भी बॉडी में हो रहा है, मतलब कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू। हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकलता है ना, एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू है? तभी तो पसीना बाहर निकल पा रहा है, एपिथेलियल टिश्यू है तभी निकल पा रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर नर्वस टिश्यू होता है तो निकल पाता है क्या पसीना बाहर? नहीं निकल पाता ना। बस सीधी सी कहानी है, तो रटना कुछ नहीं है। तो पहला हमारा कंप्लीट होता है, और मैं चाहता हूँ मैं ना इसको इधर से यू करूँ, इसको यू, ये लो, और यहाँ पर दोबारा से वाइट लाइन लेके ये लाइन ये ले लेते हैं, और ये वाली यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, पीछे जाओ और पीछे जाओ, ये लो जी। और अब हम इसको कर देते हैं पैक। सही है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टिश्यू की, और हम वहाँ यहाँ पे करेंगे। बताओ दूसरा टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है। बताओ ये क्या करता है? कनेक्ट कनेक्ट डिफरेंट 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 बॉडी ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, एंड बताओ एंड टिश्यू। बोल सकते हैं क्या? अच्छा बच्चों, इसका एक दूसरा फंक्शन पता है क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट। प्रोवाइड करता है क्या? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू किसको? टू एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू को? एपिथेलियल टिश्यू को। और तीसरा फंक्शन पता है क्या होता है बच्चों? ये पता है क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस।
ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी मान लो कोई भी सब्सटेंस है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसको किसकी मदद लेनी पड़ेगी बताओ, किसकी मदद लेनी पड़ेगी, कनेक्टिव टिश्यू की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताओ, कनेक्टिव टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड बच्चों। तो हमने ये दूसरा टिश्यू भी बन के इसकी कार्यवाही के बारे में सब कुछ बात कर ली। तीसरा टिश्यू बच्चों, और तीसरा टिश्यू कौन सा है बताओ, बताओ, मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू का बच्चों काम क्या होता है, अरे मैं आज चल पा रहा हूँ, आज मैं दौड़ पा रहा हूँ, कौन सा टिश्यू बताओ मदद करता है कौन सा टिश्यू मदद करता है, मस्कुलर टिश्यू। मैं चल पा रहा हूँ ना, देखो मैं अगर घूम रहा हूँ यहाँ पर, तो कौन सा टिश्यू मदद करता है, हाँ अगर मैं डांस कर रहा हूँ शादी के अंदर, कौन सा टिश्यू मदद कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन। क्या काम होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। किसका, मूवमेंट का काम होता है। मेरे बच्चों को क्लियर है। और सबसे अंतिम टिश्यू है, और वो कौन सा है बताओ, मैं लिखूंगा इससे, और वो कौन सा है, न्यूरल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू फंक्शन क्या होते हैं बताओ बे, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। चौंकना जरूरी है बच्चों, चौंकोगे नहीं ना तो अगली बार गलत लिख दोगे। इसका फंक्शन पता है क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों इसका एग्जांपल दूं क्या आपको मैं, हाँ ये देखो, मान लो मैं ऐसे खड़ा था, मस्त आराम से पढ़ा रहा था, अगर पीछे से आके कोई मुझे मार देता है तो मैं ऐसे देखूंगा ना। और अगर वो थोड़ा भयानक होता है, बड़ा वाला होता है, मतलब कोई बड़ा आदमी है, मान लो कोई हट्टा कट्टा है, तो मैं उसको मारने की सोचूंगा क्या, नहीं ना। मेरा बॉडी अंदर से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नर्व टिश्यू बोलेंगे रुक जा, मारेगा दोबारा रिटर्न में मिलेगा, और एक की जगह चार मिलेगा, तो अभी कंट्रोल करो। और कोऑर्डिनेट करवाता है। कोऑर्डिनेट कैसे, हम उसको बोलते हैं क्या हुआ भाई साहब, क्यों मारा आपने मुझे, मैंने क्या गलती की है। गलती भले ही उसकी है, लेकिन अपन किस तरीके से बोल रहे हैं, बिल्कुल प्यार से। क्यों, क्योंकि जानते हैं अगर मैंने गाली बकी तो दोबारा रिटर्न में गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन उसी जगह अगर कोई छोटा बच्चा आके लात मार दे तो अबे साले ये लो, तो आपने क्या किया, आपकी बॉडी ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर लिया ना। अबे क्या करेगा ये, फोड़ मार इसको, फोड़ दे थप्पड़, फोड़ इसको, है ना। तो बॉडी ने किया नहीं किया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया ना। वहां पर बड़ी वाली बड़ा साइज देखा, अरे भाई ये तो मार सकता है, पीट सकता है, तो बॉडी ने कंट्रोल किया, ज्यादा नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। फिर जैसे वो दूर जाता है आपसे, जैसे डिस्टेंस मेंटेन होती है, तो आपकी बॉडी अपने आप ही क्या करने लग जाती है, साले कुत्ते अगली बार मिलना तुझे देख लूंगा मैं, होता है ना। वो उस टाइम क्यों नहीं बोल पाया, क्योंकि उस टाइम नहीं बोल पाया, बोल देता तो पिटता। तो ये बॉडी ने कंट्रोल किया कि नहीं अभी नहीं बोलना, दूर जाने दे, फिर कोऑर्डिनेट किया, कुत्ता साला हरामी, डिस्टेंस मेजर कर लेना। अगर उसको तेज बोल देता, अबे ओए कुत्ते इधर आ हो जाता ना काम खत्म। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है, इसका। इसी के साथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू बताओ हमारा क्या है, एपिथेलियल। और बच्चों एपी का मतलब क्या होता है, अपोन, और थीलियल का मतलब क्या होता है बताओ, थीलियम का मतलब क्या होता है, थीलियम का मतलब क्या होता है, ग्रो। तो ये कैसा टिश्यू होता है बताओ, ये ऐसा टिश्यू होता है जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। इसको मत पढ़ो, मैं बताऊंगा तब पढ़ना है। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसा टिश्यू होता है बताओ, ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखना, मैं इसको बना के जा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ देखो, ये देखो, ये मैं कौन सा टिश्यू बना रहा हूँ बताओ आपके लिए, कौन सा टिश्यू बना रहा हूँ मैं, ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये देखो जी, ये एपिथेलियल टिश्यू है। अच्छा जी, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, एपी मतलब अपॉन, और थीलियल का मतलब ग्रो। तो ये इसके नीचे कोई दूसरा टिश्यू होगा ना, जिसके नीचे ग्रो करेगा, और उस टिश्यू का नाम आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले वाली स्लाइड में बोला था कि देखो, मैंने बोला था कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर आप यहाँ पे जो नीचे जिस टिश्यू की बात कर रहे हो वो कौन सा टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन 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 रुको सर, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, और उस लेयर के अंदर भरा होता है फ्लूइड। क्या भरा होता है उसमें, फ्लूइड भरा होता है। और मैंने इस लेयर का जब नाम पूछा तो इसने अपना नाम बताया, इसने अपना नाम बताया क्या, बेसमेंट लेयर। क्या बोला इसने अपना नाम, बेसमेंट लेयर। जो क्या करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसने अपना नाम बताया
जो क्या करती है बताओ, जो एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से क्या करती है, अलग करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, ज्वाइंट नहीं, क्या करती है बताओ, सेपरेट करती है। और इसके नीचे बताओ कौन सा टिश्यू होता है, इसके नीचे कौन सा टिश्यू होता है, इसके नीचे होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू की मैं क्या बनाने जा रहा हूँ बताओ, ये क्या है बताओ, ये कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, ये सेल्स है, किस टिश्यू की, कनेक्टिव की। और ये बीच में क्या भरा हुआ बताओ, इन सेल्स के बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको हम, ये बताओ क्या है, ये है इंटरसेलुलर फ्लूइड, है कि नहीं है, है कि नहीं है बताओ। अच्छा ये कौन सा टिश्यू है बताओ, बताओ ये है कनेक्टिव टिश्यू, जो किसके नीचे प्रेजेंट है बताओ, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे। कौन सा टिश्यू है ये है कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा यहां पर ये कौन सा टिश्यू बच्चों, ये कौन सा टिश्यू बताओ, ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों को ये बातें पता लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ, अरे लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है। तो मुझे अब आप एक चीज बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए, देखो इधर से ब्लड वेसल्स आ रही है, इधर से क्या आ रही है, इधर से ब्लड वेसल आ रही है, देखना ध्यान से, काम की चीजें बहुत ज्यादा। इधर से ब्लड वेसल्स आ रही है, ये लो जी, राइट, इधर से ब्लड वेसल्स आ रही है। तो जब ये ब्लड वेसल इधर से आएगी तो ब्लड वेसल्स इधर भी जाएगी ना, जाएगी कि नहीं जाएगी, और ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी जाएगी। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या ब्लड वेसल्स इसके अंदर एंटर कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल के साथ में टाइटली बाउंडेड है, टाइट जंक्शन बनाए हुए हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या बनाए हुए बताओ, यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल के साथ में टाइटली बाउंडेड है। ये कौन सा जंक्शन है, ये है टाइट जंक्शन। कौन सा जंक्शन है ये है टाइट जंक्शन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है मेनली, जो कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, टाइट जंक्शन जो प्रेजेंट होता है कौन से टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में। तो बताओ जब यहाँ एपिथेलियल टिश्यू में टाइट जंक्शन प्रेजेंट है तो क्या ये ब्लड वेसल्स अंदर एंटर कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी ना, नहीं कर पाएगी ना। जबकि ये वाली ब्लड वेसल्स क्या इजीली जाएगी क्या इधर, बताओ आप मुझे देख के बताओ, क्या ये वाली ब्लड वेसल्स इजीली अंदर इधर जाएगी क्या। तो आप कहोगे सर देखो जा रही है ना, ये देखो जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये देखो सर इजीली जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जा रही है ना, ठीक है। तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप बच्चों, अब कि जब इधर टाइट जंक्शन प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल नहीं जा पाएगी। और आप जानते हो कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है ग्लूकोज, और क्या होता है, और होता है ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन इस वाले टिश्यू को मिल पाएगा क्या, नहीं। जबकि इधर से जाएगा इजीली ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये देखो ये आ गया ग्लूकोज, ये आ गया ऑक्सीजन, आया कि नहीं आया, इधर भी जाएगा, ठीक है, इधर भी जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीजन, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भाई मुझे बताओ ये वाली सेल्स जो है इनको ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सेल क्या रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी, और इस CO2 को कहाँ डालेगी दोबारा से, इस वाले ब्लड में, और ये CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा इधर से, राइट। लेकिन भाई यहाँ पर ये जो सेल्स है कौन सी, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, इनको क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो भैया अब ध्यान से सुनना, काम की बात आ रही है, तभी तो मैंने इसको कहा, तभी तो मैंने इसको कहा एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, मतलब खुद से ग्रो नहीं कर सकता। खुद से ग्रो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दो सेल के बीच में टाइट जंक्शन पाया जाता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइट। ब्लड वेसल एंटर नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि दो सेल के बीच में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है वो एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर फ्लूइड एब्सेंट होने का मतलब है ब्लड वेसल्स एंटर नहीं कर पाएगी, ब्लड वेसल्स एंटर नहीं कर पाएगी मतलब कैसा टिश्यू बताओ, ये बताओ कैसा टिश्यू है ये, तो ये है सर एवेस्कुलर टिश्यू। कैसा, एवेस्कुलर, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल क्या है, एब्सेंट है। समझ में आ रही है चीजें आपको। तो यहां देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पर ये सारी बातें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। लेकिन मुझे बताओ अब इसको जिंदा रहना है ना, जिंदा रहना है तो इधर ग्लूकोज ऑक्सीजन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये अब रिक्वेस्ट करेगी किससे, इस कनेक्टिव टिश्यू से, कौन सी, एपिथेलियल टिश्यू, कि भाई ध्यान से सुनो कनेक्टिव टिश्यू, यार प्लीज ना मुझे थोड़ा ग्लूकोज ऑक्सीजन दो ना। बोले क्यों, बोले सर मेरे पास ना ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पा रही है। बोले क्यों, सर मेरे पास ना आपकी तरह इंटरसेलुलर फ्लूइड नहीं है। ओके तो मैं क्या करूं, सर मुझे ना ग्लूकोज ऑक्सीजन दो ना। बोले क्यों, बोले सर मेरे पास ना क्या नहीं है, इंटरसेलुलर फ्लूइड नहीं है, दो सेल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं आ पा रही है, ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पाएगा तो मेरा घर कैसे चल पाएगा, मैं जिंदा कैसे रहूंगी। तो फिर जब ये बातें सुनता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू तो इसको दया आ जाती है, ये बोलता है जा सिमरन
जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और इसको कहता है ले ले इधर से ग्लूकोज, क्या कर ले ले इधर से ग्लूकोज, कहाँ से, इस तरफ से। और यहाँ पर ग्लूकोज जो लेगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू, वो किसके माध्यम से लेगा बताओ, किसकी हेल्प से लेगा, डिफ्यूजन के द्वारा लेगा कि नहीं लेगा बताओ। यहाँ पर डिफ्यूजन, यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है, ये डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे बताओ, न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, डिफ्यूजन केवल कहाँ हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू में, क्यों, क्योंकि हमने देखा था, देखो पीछे हमने यहाँ पे लिखा था कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के द्वारा ये यहाँ से क्या लेगा, न्यूट्रिएंट ले लेगा, राइट, ले लेगा ना। अब मैं कुछ बातें लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि बच्चों मैं पहली बात आपके लिए लिखूंगा यहाँ पर मैं पहली बात लिखूंगा किसकी, पहली बात मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, यहाँ पर मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पर इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है या तो, या वेरी लेस होता है, क्या होता है, वेरी लेस होता है, ठीक है, क्या होता है, वेरी लेस होता है, क्या होता है, वेरी लेस होता है, ठीक है, ओके। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे देखो आप, तो जब ये एब्सेंट या वेरी लेस होगा तो क्या ब्लड वेसल एंटर कर पाएगी क्या, बताओ, ब्लड वेसल एंटर कर पाएगी क्या, ब्लड वेसल्स क्या होगी बताओ, एब्सेंट होगी। देखो मुझे यहाँ देख के बताओ कि यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट है क्या एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल है ना, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में जब ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो ये कैसा टिश्यू हो गया बताओ, बताओ कैसा हो गया ये, तो ये होता है एवेस्कुलर टिश्यू, कैसा, एवेस्कुलर टिश्यू। क्यों होता है पता लग गया ना, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। वेरी गुड बच्चों, आप मतलब कहानियों को समझ पा रहे हो। ये एपिथेलियल टिश्यू की कहानी थी बच्चों। इसके बाद में कौन सा टिश्यू बताओ, इसके बाद में अभी तक हमने कहानी आगे बढ़ रहे, कहानी के अंदर कहानी खत्म नहीं हुई है। बचाओ बताओ, यहाँ पर एक चीज़ तो पहले आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यही मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू होता है बताओ, वैसे वेस्कुलर टिश्यू होता है। क्यों, क्योंकि कहानी को चेंज कर दो बस, चेंज क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या होता है बताओ, प्रेजेंट होता है। अच्छा, जब प्रेजेंट होगा बच्चों, जब प्रेजेंट होगा बच्चों, तो आप में से सब बच्चे जानते हैं ना आगे जाके क्या होगा बताओ, ब्लड वेसल्स क्या होगी, ब्लड वेसल्स क्या होगी, प्रेजेंट होगी ना। अरे जब इंटरसेलुलर फ्लूइड है तो जाने के लिए जगह मिल जाएगी, ब्लड वेसल्स को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये कैसा टिश्यू होता है, क्लियर। चलो, ये दो पॉइंट तो हमें हमने क्लियर कर लिए है, ये दो पॉइंट तो हमने क्या कर लिए बताओ बच्चों, क्लियर कर लिए है। अच्छा जी, अब सुनना आप मेरी बात को, अब आप मेरी बात सुनना, अभी तक यहाँ पे आए नहीं है हम। अब आप मेरी बात सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये बातें क्लियर हो गई ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, चलो एक चीज़ लिख लेते हैं ना, और बाद में पढ़ेंगे हम। एक चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। बच्चों यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही है क्या, नहीं ना, तो ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, कैसे होती है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। पहली बात क्लियर हो गई बच्चों। दूसरी बात आप यहाँ पता है क्या लिख सकते हो, ये क्या करती है बताओ, सेपरेट करती है, किसको किससे, सेपरेट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू टू, बताओ किससे, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और मेरे बच्चों एक और काम होता है इसका, ये क्या पता है क्या करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, एपिथेलियल टिश्यू। क्या करती है बताओ, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्या करती है, प्रोवाइड सपोर्ट, किसको, प्रोवाइड, प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट टू किसको, एपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड बच्चों, ये हमने देख लिया, राइट। तो आपको सारी कहानी समझ में आई ना। बताओ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसका नाम मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये क्या चीज़ है बताओ, ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमने देख लिया ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आई। हमने क्या क्या पढ़ा आज देखो, हमने देखो, अच्छा याद रखना, ये देखो, ये देखो आप एक चीज़ और देख लो, क्योंकि वो फिर मैं कल बता नहीं पाऊंगा, डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू की ये ऊपर वाली सरफेस कैसी सरफेस है बताओ, फ्री सरफेस है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है ना, फ्री सरफेस है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो फ्री सरफेस होती है, इस फ्री सरफेस को ही हम बोलते हैं एपिकल, एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, एपिकल सरफेस।
क्या बोलते हैं इसको, एपिकल सरफेस। फ्री होती है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं प्रेजेंट होता। जबकि ये जो नीचे वाली सरफेस देख रहे हो ना आप, ये किससे जुड़ी होती है बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। इसे बोलते हैं बेसोलैटरल, बेसोलैटरल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, बेसोलैटरल सरफेस। किससे जुड़ी होती है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। क्या फ्री होती है कि नहीं होती है? तो बच्चों दो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ऊपर वाली एपिकल सरफेस जो कैसी होती है बताओ, फ्री होती है, और ये नीचे वाली क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं बेसोलेटरल सरफेस। तो एपिथेलियल टिश्यू में कितनी सरफेस होती है, दो। कल लिखवाऊंगा बातें में। ऊपर वाली बताओ कौन सी, फ्री एपिकल सरफेस, नीचे वाली बंधी हुई होती है किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बेसोलेटरल सरफेस। इसी के साथ हमने कवर अप कर लिया है। अब देखो, अब यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, ठीक है, ओके, विच फेस इधर बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरमेंट। मतलब देखो, यहाँ देखो, ये बाहर की तरफ ये फ्री सरफेस डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, ये फ्री सरफेस डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में बताओ, इस आउटर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है कि नहीं है ना? तो आप अभी इतना याद रखो कि ये जो फ्री सरफेस होती है एपिथेलियल टिश्यू की, ये फ्री सरफेस है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये इसकी फ्री सरफेस है, ये डायरेक्ट आउटर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। और हमारे बॉडी के सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनर लेयर ऑफ बॉडी कैविटी, वहां वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होती है, वहां पर भी तो एपिथेलियल टिश्यू होती है। हमारे बॉडी के सबसे बाहर और सबसे अंदर एपिथेलियल टिश्यू होती है। सबसे बाहर भी एपिथेलियल टिश्यू होती है, सबसे अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू होती है। तो सबसे बाहर वाली एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, और सबसे अंदर वाली जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, देखो यहाँ पर वही बोला गया है, विच फेस ईदर ए बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड द प्रोवाइड ए कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी ये कल बताऊंगा कि ये पता है क्या करती है, ये कवरिंग एंड लाइनिंग प्रोवाइड करती है बॉडी की सेल्स को, प्रोवाइड कर रही है ना, राइट? तो वही है। और देखो, द सेल्स आर कंप्लीटली पैक, कंप्लीटली बताओ सेल्स क्या है, पैक है, दिख रहा है ना? लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स या बिल्कुल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट भी होता है, थोड़ा बहुत ये एब्सेंट होता है। मैं तो कहूँगा थोड़ा बहुत भी नहीं होता, बिल्कुल एब्सेंट ही होता है। हमने यहाँ पे बिल्कुल क्या बताया बताओ, एब्सेंट बताया। किसको, इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को। बस बच्चों कल मुझे याद दिलाना क्या पढ़ाना है, पोजीशन पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यही चैप्टर को खत्म करते हैं, और बच्चों लास्ट वाली स्लाइड दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आज बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया, तो इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके ओके।